ये पीछे वाले क्या खाना नहीं खा के आए क्या भाई? नॉर्थ ईस्ट वाले आवाज क्यों नहीं आ रही? खाना नहीं खा के आए? चाय पिलाऊं? हाँ? नहीं? भाई मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि दिन पे दिन आप लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है। इसका कारण कोई बता सकता है क्यों होती जा रही है? हमें अपनी ड्यूटी वापसी लेनी है और जनसंख्या हमारी कम होती जा रही है, तो सरकार हमें ऐसे ड्यूटी वापसी देगी क्या? अपने जो आपके साथी है उनको आप अपने साथ क्यों नहीं लेके आते हो? इससे तो हमारा जो हम लोग आ रहे हैं डेली उनका भी आना बेकार हो जाएगा। हम लोग तो चलो फीमेल है, बस में किराया भी फ्री है, बस जो लोग बाइक लेकर आ रहे हैं और बस में टिकट भी लेकर आ रहे हैं तो उनका भी बेकार है फिर यहाँ पर आना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आपके डिपो में आपके मार्शल हैं उनसे कांटेक्ट करो, उन्हें समझाओ कि ये ड्यूटी आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सरकार को आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। जो हमारी जगह है बस में वो अभी इस टाइम खाली है और अभी इलेक्शन का टाइम भी है, तो सरकार को हमें हमारी ड्यूटी देनी पड़ेगी, पर उसके लिए थोड़ा संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो ड्यूटी पाई थी वो बिना संघर्ष के पाई थी, किसी ने भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो 2-3 साल 5 साल 6 साल अपने डिस्ट्रिक्ट में निष्काम ड्यूटियां की है, कोर्स किए हैं। राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूँ बेटा भी इससे हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा। लेकिन तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बनके भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? सही बात। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? केजरीवाल की। तब इसने बोला कि बाप करेगा नहीं। मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे। इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? किसने छापे? जो नौकरी दिखा रहा है कागज पे, मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहे हैं मोदी से ले लो। देंगे मोदी और उन तक ये बात जाए, हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, मार के लेनी पड़े, पीट के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाएगी। 10,792 10,792 मार्शल है।
10,792 में से एक भी मार्शल की इस कारण नौकरी नहीं जाएगी। जो इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर वापस होके रहेगा। लड़के हो, लड़के हो, छीनके हो, मारके हो, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते। लेकिन कोई बोले कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में घुसके उसकी फाइल साइन कर दे, वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके हाथ से साइन करने की ताकत दे सकते हैं। और वो हम नहीं छीन रहे, वो मां जगदम्बा छीन रही है। ईश्वर ने चाहा ना, अगर जगदम्बा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो 2024 का सूरज ये बिहार से ही देखेगा। और उसको भी मालूम है ये बात, इसीलिए भागा भागा घूम रहा है। उसको भी मालूम है ये बात। ये पीछे वाले क्या खाना नहीं खा के आए क्या भाई? नॉर्थ ईस्ट वाले आवाज क्यों नहीं आ रही? खाना नहीं खा के आए? तुम तो रसगुल्ले खा कर आई हो कल से। चाय पिलाऊं? हाँ? तुम तो रसगुल्ले खा रही हो कल से। रसगुल्ले खा रही हो 2 दिन से। भाई मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि दिन पे दिन आप लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है। इसका कारण कोई बता सकता है क्यों होती जा रही है? हमें अपनी ड्यूटी वापसी लेनी है और जनसंख्या हमारी कम होती जा रही है, तो सरकार हमें ऐसे ड्यूटी वापसी देगी क्या? तो पूरी बना। अपने जो आपके साथी है उनको आप अपने साथ क्यों नहीं लेके आते हो? इससे तो हमारा जो हम लोग आ रहे हैं डेली, उनका भी आना बेकार हो जाएगा। हम लोग तो चलो फीमेल है, बस में किराया भी फ्री है, बट जो लोग बाइक लेकर आ रहे हैं और बस में टिकट भी लेकर आ रहे हैं, तो उनका भी बेकार है फिर यहाँ पर आना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आपके डिपो में आपके मार्शल हैं, उनसे कांटेक्ट करो, उन्हें समझाओ कि ये ड्यूटी आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सरकार को आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। जो हमारी जगह है बस में, वो अभी इस टाइम खाली है और अभी इलेक्शन का टाइम भी है, तो सरकार को हमें हमारी ड्यूटी देनी पड़ेगी, पर उसके लिए थोड़ा संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो ड्यूटी पाई थी वो बिना संघर्ष के पाई थी, किसी ने भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो 2-3 साल, 5 साल, 6 साल अपने डिस्ट्रिक्ट में निष्काम ड्यूटियां की है, कोर्स किए है, तब जाकर हम लोगों को ये ड्यूटी मिली थी। तो थोड़ा संघर्ष हमें फिर दोबारा करना पड़ेगा। 4-5 घंटे जो हम निष्काम में वहां पर देते थे, वही हमें यहाँ पर भी देने पड़ेंगे। जैसा कि अभी लीडर ने एक लिस्ट बनाई कि हर 1 हफ्ते में एक बार नंबर आएगा, ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा मैसेज। तो उसमें जिसका नंबर जिस दिन आता, उस दिन आप अपने नंबर पर आए। जो आ रहे वो तो चली है, जो नहीं आ रहे उनकी नहीं होगी। भाई नहीं आ रहे तो इसमें तुम आ जाओ। एक दिन तो दे सकते हो हम ना? तो रोज ही दे रहे हैं। जो डेली आ रहा है परेशान है, ऐसा नहीं है कि डेली नहीं करना चाहते कि आना चाहता। हम लोग खुद डेली आए पड़ेंगे, हम कि एक दिन आएंगे। कुछ लोग हैं जेंट्स की हम प्रॉब्लम समझते, घर चलाने में बच्चे देख रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे होंगे, पर आप हफ्ते में एक दिन जरूर दे सकते हैं। जब हम लोग निष्काम ड्यूटी के लिए दे सकते हैं, तो अपनी पेड ड्यूटी के लिए एक दिन हम जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या लाने की कोशिश करें। आपको जो दिन दिया जाएगा उस दिन आने की हर हालत में कोशिश करें। ड्यूटी के लिए तो तू साथ में मार्शल एकता, मार्शल एकता, वंदे वंदे लड़ेंगे, जीतेंगे। ये इधर भाई क्या सोने के लिए आओगे यहाँ पर? जब आप लोग नारे नहीं लगाओगे तो आवाज कैसे जाएगी सरकार तक? टाइम पास करने आए हो तो बता दो फिर आप लोग। लड़ेंगे, लड़ेंगे, वंदे वंदे मार्शल एकता, मार्शल एकता। किसी के पास समय नहीं है, बस ये जो हम मुट्ठी भर हैं,
लेकिन मैं एक चीज बता दूं, एक चींटी होती है ना, वो भी पहाड़ को हिलाने का दम रखती है। हाथी जो इतना बड़ा होता है, अकेली चींटी उसको गिराने का दम रखती है। तो इस चीज के लिए मैं आपको कहूंगा, उनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो और बोलो। मेरा महिलाओं से, महिला मार्शलों से अनुरोध है, चूड़ियां भेजो कि इन चूड़ियों को पहन लो, क्योंकि जो बेशरम होते हैं ना, उनको और ज्यादा बेइज्जत करना पड़ता है। चूड़ियां भेजो, कटोरियां भेजो, चूड़ियां भेजो, और फिर उनको ये बोलना कि जिस दिन ड्यूटी चालू हो गई उस दिन तुम जब 4 बजे की ड्यूटी लेने जाओगे तो नहीं मिलेगी। वो वहां पे जाके सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे, घर से 2 बजे निकल जाएंगे, लेकिन यहां अपने हक की लड़ाई के लिए आने में शर्म आ रही है उन्हें। और मैं हमारे आदरणीय सीएम साहब के लिए बोलना चाहूंगा कि अब एमपी इलेक्शन आ रहे हैं, 24 में और 25 में है उनके ये एमएलए के इलेक्शन। तो जिस दिन वो वोट मांगने आएंगे उस दिन आप क्या करोगे? आम आदमी पार्टी वाला वोट मांगने आएगा, क्या करोगे? कौन सी माला पहनाओगे उसको? जूतों की माला। जूतों की माला ना, क्योंकि हम सचिवालय भी बैठे, हम यहाँ पे भी बैठे, लेकिन हम जब सचिवालय बैठे तब उनकी अरे कानों में जू नहीं रहेंगी। हम यहाँ पे हैं तब भी नहीं है। ना उनका कोई सांसद आ रहा है, ना उनका कोई एमएलए आ रहा है, ना पार्षद, ना उनका कोई पीए। उनको लगता है अगर ये मेरी बातें सरकार तक पहुंच जाए और सरकार की आंखों में अटक जाए तो कल ही और आज शाम तक ही सारा समर्थन हमारे पक्ष में आ जाए। मैं भी एक परेशान लड़का हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत परेशानी आई। सैलरी की वजह से मैं अस्पताल में भर्ती रहा और अस्पताल में सिर्फ 4,000 रुपये बचे थे मेरे पास, आखिरी 4,000 रुपये, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि सीटी स्कैन करवाना है और ये करवाना है। लास्ट मोमेंट में शाम को 7 बजे एक मैसेज आया मेरे पास, वो सैलरी का था। मगर ये सैलरी मेरी कितने दिन चलेगी ये तो बताओ? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, साल भर उन्होंने एक बार सैलरी देके काटा कर लिया हमसे। नौकरी का दुख अभी उन लोगों को पता नहीं चल रहा है जो लोग अभी बाहर हैं। ये भाई अभी सही कह रहे थे कि 3,000 लोग भी अगर यहाँ कदम रख देना तो सरकार आधी मजबूर हो जाएगी। 3,000 की जनसंख्या पूरा क्राउड भर देगी और भी पार्टियां आने मजबूर हो जाएंगी। इन लोगों ने भी ऐसे ही सत्ता पर आए थे, कोई इनको पीएचडी नहीं करती इन लोगों ने सत्ता में आने के लिए। वो आंदोलन मिला और उस आंदोलन को यहाँ पे यूज कर लिया। आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, उनको लड़ने के लिए हम भी थे। 8 साल से नौकरी चल रही थी और अश्विनी कुमार जी को अब याद आया ये निष्काम सेवा है। आप लोग बताइए तो हेलो शांतरो क्या अश्विनी कुमार को किसी पार्टी ने बोला था? किसी का पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता। मैडम शांत हो जाओ, बाद में बात कर लेंगे। कौन है आप लोगों को? अगर आज कह दिया जाए कि किसी को जान से मारना है आपको पूरी रात नहीं आएगी, मगर नेताओं को नहीं कैसे आप ऐसे जो घर बैठे ना उनके सामने भैया लकवा चल रहा है, सही बात है, टाइफाइड चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों नियम कुछ लोगों को लगता है, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर हमारे बीच कोई भी मिनिस्टर, नेता या कोई अगर आता है ना तो उसको सम्मानित करना चाहिए कि उसने अपने व्यस्त समय में से टाइम निकाल के हमारे बीच में आया है, ना कि उसको बेइज्जत करो। ऐसे में अगर हम या हमारे बीच में से कुछ लोग जो है अगर ऐसे करेंगे तो अगली बारी से कोई नहीं आएगा। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? हमारे लिए कोई समय निकाल के आता है ना तो उसको रिस्पेक्ट करो। बाकी मैं यही कहूंगा कि जितने भी हैं
ग्रुपों में हो उनमें यही बोलो कि जो लाशें हैं ना, जो नौकरी लगने के बाद सबसे पहले भागेंगे डिपो में ड्यूटियां लेने के लिए, उनको बोलो कि यहाँ पे भी आए। जो हम बैठे हैं ये सब हमारी ड्यूटियों की बात नहीं हो रही है, सबकी ड्यूटियों की बात हो रही है। तो उन सबको बोलो आए, समय निकालें। ड्यूटी के लिए सबके पास समय है, आज यहाँ पे आने के लिए किसी के पास समय नहीं है, बस ये जो हम मुट्ठी भर हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, एक चींटी होती है ना, वो भी पहाड़ को हिलाने का दम रखती है। हाथी जो इतना बड़ा होता है, अकेली चींटी उसको गिराने का दम रखती है। तो इस चीज के लिए मैं आपको कहूंगा, उनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो और बोलो। मेरा महिलाओं से, महिला मार्शलों से अनुरोध है, चूड़ियां भेजो कि इन चूड़ियों को पहन लो, क्योंकि जो बेशर्म होते हैं ना उनको और ज्यादा बेइज्जत करना पड़ता है। चूड़ियां भेजो, कटोरियां भेजो, चूड़ियां भेजो, और फिर उनको ये बोलना कि जिस दिन ड्यूटी चालू हो गई उस दिन तुम जब 4 बजे की ड्यूटी लेने जाओगे तो नहीं मिलेगी। वो वहां पे जाके सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे, घर से 2 बजे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए आने में शर्म आ रही है उन्हें। और मैं हमारे आदरणीय सीएम साहब के लिए बोलना चाहूंगा कि अब एमपी इलेक्शन आ रहे हैं, 24 में और 25 में हैं उनके ये एमएलए के इलेक्शन। तो जिस दिन वो वोट मांगने आएंगे उस दिन आप क्या करोगे? आम आदमी पार्टी वाला वोट मांगने आएगा, क्या करोगे? कौन सी माला पहनाओगे उसको? जूतों की माला ना, क्योंकि हम सचिवालय भी बैठे, हम यहाँ पे भी बैठे, लेकिन हम जब सचिवालय बैठे तब उनकी अरे कानों में जू नहीं रहेंगी। हम यहाँ पे हैं तब भी नहीं है, ना उनका कोई सांसद आ रहा है, ना उनका कोई एमएलए आ रहा है, ना पार्षद, ना उनका कोई पीए। उनको लगता है कि हम सर्वोपरि हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वो जनता के प्रतिनिधि बने हैं। दिल्ली के बाहर जाके वो कह रहे हैं हमने 10,000 मार्शल लगाए, स्थायी नौकरी कर दी है उनकी, और ये नहीं बता रहे हैं कि दीपावली के बोनस के तौर पे 31 तारीख को 10,792 मार्शलों की नौकरी एक लेटर के माध्यम से खाली। सही है गलत? तो हम उनको किस हिसाब से जवाब देंगे? जब उनका कोई सांसद या उनका कोई एमएलए अब अगर आएगा हमारे घर पे तो जूते टांग के रखना गेट पे, और उसके नीचे लिख देना आम आदमी पार्टी वाले इसके हकदार हैं, वोटों के नहीं। सही है गलत? तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो हमारे बीच कोई नेता, कोई अगर नेता आता है तो उसको रिस्पेक्ट कौन देगा? हम देंगे या कोई और? वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आता है तो हमें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, नहीं तो उसको कोई वो नहीं है परवाह। हम यहाँ बैठे हैं, बैठे रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। कल भी ये कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि मैं गरीबों की पार्टी वाला हूं, गरीबों के हित में काम करता हूं, उससे ये पूछो कि 10,792 मार्शलों के क्या पेट नहीं है क्या? या हम सिर्फ एक मुद्दा बन के रह गए कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलेंटियर थे, 24-24 घंटे हम अपने घर नहीं जाते थे। जहां कोई नहीं जाता था वहां सिविल डिफेंस वॉलेंटियर होता था, चाहे वो मोर्चरी हो, चाहे पेशेंट को ले जाना हो, चाहे कंटेनमेंट जोन हो। G20 में भी मैंने खुद ड्यूटी की है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल, झूठों का राजा, जो कि अभी भी अदर स्टेट में जाके क्या कह रहे हैं, हमने वॉलेंटियर लगाए हैं, हम वहां पे जाके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या यही सब है? आम आदमी पार्टी
75 सालों में सबसे करप्ट पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। वो नेता जो कहता था मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाई, आज वही नेता 55 करोड़ के मकान में रह रहा है, 60 लाख की गाड़ी में घूमता है, आगे पीछे पुलिस सिक्योरिटी लेके। क्यों? मैं तो अपनी वैगनार में घूमूंगा। आज वो वैगनार कबाड़े में बेच चुके हैं, अब उनके मुंह में पैसा लग गया है, घोटाले वाला पैसा, मोटा पैसा। आप एक चीज बताइए, अगर आप एक आम आदमी भी अगर कोई गलती नहीं कर रहा है तो उसे पुलिस प्रशासन अंदर बंद नहीं कर सकता। 6-6 महीने से उनके नेता, सांसद, डिप्टी सीएम तिहाड़ में बंद हैं और वो शांतिपूर्ण ढंग से हैं। अगर गलती ना होती तो वो क्या अंदर रहते? मेरा सिर्फ यही कहना है कि बढ़िया काम कर सकते हैं, किसी भी मैनेजर से भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यूनियन का हाथ ऊपर रहेगा। और जो इंचार्ज किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत पड़ेगी और या किसी कर्मचारी से, किसी यूनियन के काम में यहाँ पे खड़े होकर हल्के में यूनियन बाजी नहीं हो सकती। आप खड़े हो जाते हैं, उनसे लिख कर लेते हैं एग्रीमेंट में, यूनियन बाजी नहीं होती तो फिर भी यूनियन बाजी करते हो, क्योंकि मजबूती है उनके अंदर। एक बार यूनियन ने जो बोल दिया ना, सभी लोग मानते हैं। तो भाई आप कर्मचारी बनने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ अपने जो बदलाव है उसको जरूरी है, ठीक है? संदीप, 2 लोगों के नाम लिख लो डिपो से। और इंचार्ज के बारे में बता रहे थे, वो दोबारा बता दो। इंचार्ज के बारे में जो नहीं आ रहे। देखो, जो मेंबर रहेगा ना वो चाहेगा जिसको इंचार्ज बनाना वो इंचार्ज बनाएगा, जिसको नहीं चाहेगा उसे नहीं बनना। हाँ, ये ठीक है, ठीक है ना? उस मेंबर की पावर होगी, स्वीपर में जो भी इंचार्ज बनना चाहता है बनेगा, और जो नहीं लगता उसको हटा दो, तो उनके तुरंत कोई जरूरत नहीं उसकी इंचार्ज की। लोग होने चाहिए जो अपने आप में हर किसी के सामने अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे वाले को कोई गलत है ना उसको सही साबित भी करके बता सकते हैं, ठीक है भाई? एक यूनियन बना रहे हैं, मार्शल यूनियन रहेगी, उसका नाम मार्शल यूनियन रहेगा, लेकिन वो सिविल डिफेंस के लिए भी रहेगी, ठीक है? तो हर डिपो में जब भी जिस कर्मचारी जिस भी विभाग में काम कर रहा है दिल्ली के 40 विभाग में, उसके अंदर में जैसे हम नौकरी से वापस पहुंचेंगे तो हो सकता है वहां पर समस्या आती है बहुत सारी। वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं या डिपो मैनेजर होते हैं या जो भी वहां पर एसडीएम साहब होते हैं, जो भी होते हैं वहां पर सरकारी कार्यालय में काम कर रहे तो वहां पर गलत होता है। तो हर एक कर्मचारी की अपनी एक यूनियन होती है, तो हम भी अपनी एक यूनियन रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास जो मेन काम कर रहे हैं वो होंगे पूरे दिल्ली के अंदर, लेकिन 2-2 आदमी हर दफ्तर के अंदर में, हर डिपो के अंदर में होगा हमारा, 2 लेडीज और 2 जेंट्स, ठीक है? कोई चीजें होती है तो सबसे पहले उनके पास भेजाओ, अपने डिपो मैनेजर से बात करेंगे या अपने एसडीएम साहब, डीएम साहब जो भी है बात करें, उस पर जब कार्रवाई नहीं होगी तो मेन टीम फिर उसके ऊपर काम करेगी, ठीक है? तो जो शोषण हो रहा था ना वो शोषण नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वो कलेक्शन जो कोर्ट तक केस चलेगा वो कलेक्शन की भी जिम्मेदारी उनकी होगी, और उनकी बात जो है वो सदस्य रहेंगे उस यूनियन की। कोई चीजें हुई तो सबसे पहले वो उनके पास जाओ और वो जाके अपने जो भी ऑफिसर है उनसे बात करेंगे, उनसे जब नहीं सुलटेगा उसके बाद हमारी जो मेन टीम है उस पर काम करेगी। उसके अंदर वकील की भी टीम होगी और लीगल टीमें होगी, उसके अंदर पदाधिकारी भी होंगे जो उसकी बात माननी पड़ेगी सरकार को भी और उस अधिकारी को भी। नहीं मानेगा सारे यूनियन के लोग उसके दफ्तर के बाहर हैं, ठीक है? तो नौकरी का हमें मिल जाए कम से कम, नहीं भी यूनियन हमारी जब तक हम केस लड़ते हैं तो यूनियन हमारा काम तो करती रहेगी और जो सदस्य है वो काम तो करते रहेंगे। कल को हमें जहाँ आंदोलन है, कल को हो सकता है आंदोलन से हमें हो सकता है भाई कम होते रहे, लेकिन यूनियन बनी रहेगी तो मजबूती से काम कर सकते हैं उसके अंदर। उसके अंदर हम ऐसे होमगार्ड की भी यूनियन है 50-100। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं मंच में बारी बारी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी रणनीति के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे आदमी बैठे इसी में से, जैसे मैंने कल भी कहा था, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है
ये कोई पार्टी या किसी हमारा पर्सनल फंक्शन नहीं है। यहाँ हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी। इन्हीं में से 20 आदमी की टीम बना दो, 30 इधर उधर जो खड़े हैं उनको दिखाएं, या तो यहाँ बैठो या घर जाओ। एक सिस्टम तो ये। दूसरा, हमारे में से ही जो एक्टिव बंदे हैं उनकी 20 आदमी की टीम बना दो, सारे आदमी बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे। उनका यही काम होगा। कुछ सोशल मीडिया पे डालेंगे, कुछ यूट्यूब पे डालेंगे, कुछ ट्विटर पे डालेंगे, और एक टाइम डिसाइड कर लिया जाए कि 6 बजे सारे के सारे जो ट्विटर यूजर है वो 6 बजे एक साथ उस पोस्ट को बार बार रीट्वीट रिपोस्ट करेंगे, तो वो हमारा जो मैटर होगा वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। थोड़ी सी हमें यहाँ अपनी रणनीति के बारे में तो बात करनी चाहिए ना, हम इधर उधर की बातें करते हैं, तो थोड़ी सी रणनीति बना लेनी चाहिए हमें कि अब हम रणनीति के तहत टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी का योगदान होता है। जब वो टीम एक्सीलेंस करती है तो इसे टीम वर्क बनाओ, इंडिविजुअल वर्क मत बनाओ, इसको टीम वर्क। अब जब 20 आदमी को वो डेली उन्हें सोशल मीडिया पे बोला जाएगा कि आप डालो, उनसे फिर अगले दिन पूछो कि भाई तुमने कल क्या डाला, आज क्या डालोगे, डेली उनसे वर्क लो, फीडबैक लो, और उसे उस लिस्ट को बढ़ाओ। एक टीम हमारी सोशल मीडिया पर कंटिन्यू काम करे, एक डेलीगेशन हमारा यहाँ सुपरविजन के लिए बने, नेतृत्व करने के लिए। उनके काम को मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके काम को तोड़ो मत, सिस्टम को तोड़ो मत, उसको फॉलो करो जैसा भी उन्होंने बना रखा है, जिस तरीके से भी कर रखा है। अगर आपको लगता है उसको मजबूत कर सकते हो तो मजबूत करो, उस सिस्टम को तोड़ो मत, उसको फॉलो करो। दूसरी बात, एक ऐसा डेलीगेशन रखो जो फ्री हो बिल्कुल, जो बाहर जाए, काउंसलर से, लीडर से, विधायकों से, इनसे सबसे बात करें, इनके टच में हो, क्योंकि सबको पता है बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के हम लड़ाई में कमजोर है, तो हमें पॉलिटिकल सपोर्ट लेनी चाहिए। तो 10-12 आदमी फ्री रहे जो इस तरह से अपने धरने को मजबूत करें। कुछ आदमी की ऐसी टीम बनाओ, नोटिस करो कि कौन बंदे कितने, हमारी मेजोरिटी किस टाइम में ज्यादा होती है, जिस टाइम में हम वीक हैं उस पर काम करो। हमारी स्ट्रेंथ या 2 बजे के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है, मैं डेली नोटिस करता हूँ। तो 2 बजे से बाद में पहले हमें काम करना है। मान लो हमारा कोई गेस्ट आए, अभी कल का मैसेज डाला हुआ है कि वो हमारे यहाँ पे 11 बजे आएंगे, तो 11 बजे हमारी स्ट्रेंथ होती है कमजोर। वो देखेंगे कि भाई ये तो उसमें भी 4 यहाँ खड़े 12 बजे का टाइम है, 12 बजे आएंगे, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। कम से कम बाहर से है, उसे तो बैठे हैं। और एक चीज का और मैं हमेशा टोकता हूँ, जब भी कोई मीडिया है उसे पैट्रियोटिक का ट्रेंड करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटी छोटी नदियां मिलकर बड़ा समुद्र बनती हैं, बड़ा सागर बन जाता है। उनको वरीयता दोगे, उनसे बात करोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो वो तुम्हारे बीच में आएंगे। ऐसा नहीं है, कंटिन्यू मीटर चालू है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बन गई है हमारी। तो छोटी छोटी नदियां मिलकर सागर बन जाएगी। आप उनको लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई पैसा तो नहीं जा रहा, वो मोटिवेट होंगे, हमारी बातों को ज्यादा चलाएंगे। कुछ बंदे बढ़िया जो कम शब्दों में सॉलिड बात बोलते हैं उसको चयनित कर लो, मीडिया में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वे बोले, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम एक ही बात नहीं कर रहे। वो जो बंदा बोल रहा है वो सबकी तरफ से बोल रहा है, उसको बहुत सोच समझ के बहुत ही चयनित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाता है 2 मिनट में। तो मीडिया को जो बाइट दी जाए बड़ी सॉलिड बाइट होनी चाहिए, कम शब्दों में मीनिंगफुल होनी चाहिए। हमारे बीच में हर तरह के बंदे हैं, टैलेंटेड बंदे हैं, मल्टीटास्किंग बंदे हैं, तो उनको इनकरेज करो, आइडेंटिफाई करो और उनको यूटिलाइज करो। अब एक चीज और, जब भी कोई मीडिया है, चाहे वो फोटो ले, कुछ भी ले, तख्तियां वगैरह को, जैसे तख्तियों को सामने करो, एडिशनल जो साउंड है उसको कोशिश करो। मैं हमेशा टोकता हूँ, मेरे आसपास कोई भी बोलता है भाई सुन जाओ, मीडिया कवर कर रही है, हर जगह जाएगा, इस टाइम शांत हो जाओ। तो अपनी जिम्मेदारी खुद से समझो, बच्चे को हो नहीं। और ये मत समझो एक आदमी हंस रहा है, एक मजाक ले रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे बंदे हैं जो बहुत परेशान हैं, उनके दुख को अपने साथ जोड़ो और उनके दुख को समझो।
ये नहीं कि एक बंदा तो कल यहाँ रो रहा था, फूट फूट के पीछे 4 बंदे हंस रहे थे। यार ये बड़ी शर्म की बात है। उसका दुख तुम्हारे से अलग है क्या? अरे एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की सपोर्ट बनो, एक दूसरे की ताकत बनो। अगर कुछ ढंग का काम करोगे तो तुम्हें सब जानेंगे। अपना व्यवहार अच्छा बनाओ। अब एक बंदा फूट फूट के रो रहा, तो वहां खड़े चाहे अरे वो करने ड्रामा बना रखा है यार, समझ नहीं आती बात। इस अगर कोई वीडियो बना तो इसमें सैकड़ों व्यूज है। हमारे बार ये कहते हैं बैठ जाओ भाई, डिसिप्लिन बनाओ, ये बनाओ। जिसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना छोटी क्लास के, वो हाल है। अरे सारे मैच्योर बंदे हैं, कोई माइनर तो है नहीं यहाँ, या 18 साल का भी कोई नहीं हुआ। तो हमें तो शर्म आने लगी भाई। तो अब इसका तरीका यही है, सबसे बढ़िया पड़ोस में बैठा हुआ अगर कोई लग रहा शोर मचा रहा है, मचा रहा है, हमारी नेगेटिविटी फैला रहा है, खराब हो रहा है, कोई मान लो कोई भी हमारे बीच में गेस्ट आता है, उसको सुनो। अरे कितना बैड इंप्रेशन जाएगा उस पर। अगर हम बात करते रहेंगे, 4 आदमी बैठे हैं, बात उसकी सुनने गए अपनी बात कर रहे, वो कह रहे हैं इनका दम नहीं है। उस दिन वो कांग्रेस का नेता आया था, अंकित प्रधान बता था, कह रहा यार मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, 2 वाकड़े, 4 वाकड़े, 5 वाकड़े, तो ये दुखद घटना है, बहुत शर्म। आज हम बतलाएंगे। तो शुरू करता हूँ सरकार का सबसे जो पहला शब्द है उनकी आंखों में अटकने वाला, तो शुरू करता हूँ। ये जनता है या व्यापार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता है या व्यापार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। पहले खाते थे ये रोटी, अब खाते हैं हीरा मोती। ये जनता है या व्यापार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। अगर ये मेरी बातें सरकार तक पहुंच जाए और सरकार की आंखों में अटक जाए, तो कल ही और आज शाम तक ही सारा समर्थन हमारे पक्ष में आ जाए। मैं भी एक परेशान लड़का हूं, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत परेशानी आई। सैलरी की वजह से मैं अस्पताल में ही भर्ती रहा और अस्पताल में सिर्फ 4000 रुपये बचे थे मेरे पास, आखिरी 4000 रुपये, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि सिटी स्कैन करवाना है और ये करवाना है। लास्ट मोमेंट में शाम को 7 बजे एक मैसेज आया मेरे पास, वो सैलरी का था। मगर ये सैलरी मेरी कितने दिन चलेगी ये तो बताओ? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, साल भर इन्होंने एक बार सैलरी देके टाटा कर लिया हमसे। नौकरी का दुख अभी उन लोगों को पता नहीं चल रहा जो लोग अभी बाहर हैं। ये भाई अभी सही कह रहे थे कि 3000 लोग भी अगर यहाँ कदम रख देना तो सरकार आज ही मजबूर हो जाएगी। 3000 की जनसंख्या पूरा क्राउड भर देगी और भी पार्टियां आने मजबूर हो जाएंगी। इन लोगों ने भी ऐसे ही सत्ता पर आए थे, कोई इनको पीएचडी नहीं करी थी इन लोगों ने सत्ता में आने के लिए। वो आंदोलन मिला और उस आंदोलन को यहाँ पे यूज कर लिया। आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, उनको लड़ने के लिए हम ही मिले थे। 8 साल से नौकरी चल रही थी और अश्विनी कुमार जी को अब याद आया ये निष्काम सेवा है। आप लोग बताइए, कोई बता सकता है इस बात को? क्या अश्विनी कुमार को किसी पार्टी ने बोला था? किसी का पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं सब लोग जानते हैं किसके पीछे कौन है। आप लोगों को अगर आज कह दिया जाए कि किसी को जान से मारना, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। मगर नेताओं को नींद कैसे आ रही है? ये इंसान है या हैवान है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बोलने का। सब क्लोज नंबर 4 में ये लिखा है कि हम भारत में घूम सकते हैं। कोई कहता है कि भाई आप इस प्रदेश के हो, इस प्रदेश में कैसे आ गए, तो वो अधिकार हमें आर्टिकल 19 को सब क्लोज 4 में मिलता है। 5 नंबर
जिसमें लिखा है तो हम कहीं पर भी बस सकते हैं। वो भारत माता की वंदे वंदे, लड़ेंगे लड़ेंगे, मार्शल एकता मार्शल एकता। ये पीछे वाले के खाना नहीं खा के आए क्या भाई? नॉर्थ ईस्ट वाले आवाज क्यों नहीं आ रही? खाना नहीं खा के आए? चाय पिलाऊं? हाँ? नहीं? भाई मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि दिन पे दिन आप लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है। इसका कारण कोई बता सकता है क्यों होती जा रही है? हमें अपनी ड्यूटी वापसी लेनी है और जनसंख्या हमारी कम होती जा रही है, तो सरकार हमें ऐसे ड्यूटी वापसी देगी क्या? अपने जो आपके साथी है उनको आप अपने साथ क्यों नहीं लेके आते हो? इससे तो हमारा जो हम लोग आ रहे हैं डेली उनका भी आना बेकार हो जाएगा। हम लोग तो चलो फीमेल है, बस में किराया भी फ्री है, बट जो लोग बाइक लेकर आ रहे हैं और बस में टिकट भी लेकर आ रहे हैं तो उनका भी बेकार है फिर यहाँ पर आना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आपके डिपो में आपके मार्शल हैं उनसे कांटेक्ट करो, उन्हें समझाओ कि ये ड्यूटी आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सरकार को आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। जो हमारी जगह है बस में वो अभी इस टाइम खाली है और अभी इलेक्शन का टाइम भी है, तो सरकार को हमें हमारी ड्यूटी देनी पड़ेगी, पर उसके लिए थोड़ा संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो ड्यूटी पाई थी वो बिना संघर्ष के पाई थी, किसी ने भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो 2-3 साल 5 साल 6 साल अपने डिस्ट्रिक्ट में निष्काम ड्यूटियां की है, कोर्स किए हैं,